नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और सभी उत्तराखंड वासियों को देवभूमि के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी। दंगल में हम बात करने वाले हैं 22 साल कितने कमाल। उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य ने 22 वर्षों की यात्रा में उपलब्धियों के कई मुकाम हासिल किए। जानकारों का मानना है कि कुदरत साथ देती तो तरक्की मंजिलें और करीब होती। जब जब उत्तराखंड ने विकास की रफ्तार पकड़ी, तब तब आपदाओं ने कभी उसे पूरी तरह से थाम दिया तो कभी धीमा कर दिया। फिर भी आय के सीमित संसाधनों और कोरोना महामारी की चुनौती के बावजूद राज्य ने तरक्की के कई मुकाम हासिल किए। इन 22 सालों में राज्य ने काफी कुछ पाया, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। राज्य गठन से लेकर अब तक दर्जनों प्राकृतिक आपदाओं ने विकास की गति को प्रभावित किया। 2013 की महाप्रलय ने तो राज्य अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। 14,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का विशेष आर्थिक पैकेज दिया। जैसे तैसे राज्य खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और रफ्तार पकड़ी तो कोविड-19 महामारी आ धमकी। कोरोना से राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। राज्य की जीडीपी 0 से नीचे चली गई। राज्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन कारोबार की कमर टूट गई। इन महामारी से उत्तराखंड अब उबर चुका है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2025 तक राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा होने का सपना दिखा रहे हैं। लेकिन राज्य के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संसाधनों की है। यही वजह है कि सरकार का पूरा फोकस अपनी आय बढ़ाने पर है। सरकार इसके लिए पहली बार विशेषज्ञों की राय लेने जा रही है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन कहते हैं कि सरकार प्रयास कर रही है कि जनता पर बोझ डाले बगैर आय में बढ़ोतरी हो। अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल हो चुकी हैं वो हम आपको बता देते हैं। औद्योगिक विकास ने अपनी रफ्तार पकड़ी। एनडी तिवारी सरकार के दौरान उत्तराखंड में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए सिडकुल की स्थापना की गई। हरिद्वार, देहरादून और यूएस नगर से जिले में स्थापित सिडकुल में 5,000 के करीब बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित हुए। इससे पहले उत्तराखंड में बड़े उद्योगों की संख्या 100 भी नहीं थी। तिवारी सरकार के दौरान राज्य भर में हुए औद्योगिक विकास की वजह से उत्तराखंड देश के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित हो पाया। हालांकि तिवारी सरकार के बाद औद्योगिक विकास की रफ्तार अपेक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ पाई। उत्तराखंड बनने के बाद सड़कों के विकास में तेजी आई। केंद्र और राज्य के सहयोग से बनी सड़कों की वजह से यातायात तो सुगम हुआ। दूर दराज के गांवों तक भी सड़क पहुंची। वर्तमान में 30,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। केंद्र सरकार के ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की वजह से चारधाम रूट की सड़कों का कायाकल्प हुआ। इससे चारधाम यात्रा के साथ स्थानीय लोगों का सफर भी आसान हुआ। इसके अलावा दिल्ली से दून के लिए बन रहे एक्सप्रेसवे, भारतमाला और पर्वतमाला परियोजना में से ही सड़क तथा रोपवे संपर्क और बेहतर होने जा रहा है। अर्थव्यवस्था ने भी कई ऊंचाइयों को छुआ। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ने भी अलग अलग राज्य बनने के बाद विकास किया। पूर्व में करीब 17,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था आज 3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने वाली। उत्तराखंड जब बना तो प्रति व्यक्ति आय 13,762 रुपए थी, जो कि अब 1,96,000 रुपए को पार कर गई। हालांकि इस अवधि में राज्य पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ा। वेतन और पेंशन का बोझ बढ़ रहा है, जबकि अवस्थापना विकास के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। हालांकि केंद्रीय योजनाओं के जरिए राज्य को अवस्थापना विकास के लिए काफी बजट मिला है। हर घर बिजली और पानी पहुंचा। आपको बता दें कि ऊर्जा निगम के दावों के मुताबिक हर घर बिजली कनेक्शन लग चुका है। बिजली कनेक्शनों की संख्या 27 लाख के पार पहुंच गई है। इसी क्रम में जहां सौभाग्य योजना में घरों को बिजली से जोड़ा गया, दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत पावर सप्लाई सिस्टम मजबूत किया गया। अब आपको हम उत्तराखंड की कमियां बता देते हैं जो नहीं हो पाया। पलायन पर रोक नहीं लग पाई, गांव खाली हो रहे हैं। पहाड़ का पानी और जवानी रोकने के मकसद से बने उत्तराखंड में बीते 22 साल में 32 लाख से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। 2018 की उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के 1,700 गांव वीरान हो चुके हैं। करीब 1,000 गांव ऐसे हैं जहां पर 100 से कम लोग रहते हैं। बीते 10 साल में 474 गांवों में आबादी 50% तक घट गई है। पलायन के चलते सामरिक चिंताएं बढ़ी हैं। पलायन रोकने को बने आयोग के पदाधिकारी खुद पौड़ी से पलायन कर दून सचिवालय में जम गए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया। शिक्षा मामले में उत्तराखंड की तस्वीर हाल में केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स से साफ हो चुकी है। उत्तराखंड शिक्षा के विभिन्न मानकों में महज 4 साल में 18वें और 34वें स्थान पर पहुंचा है।
उधर स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार नहीं हुआ, लोगों को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। राज्य गठन के बाद 22 साल में ना तो कभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर हुई और ना ही पैरामेडिकल और नर्सिंग के पद पूरी तरह से भरे जा सके। हैरानी की बात यह है कि 4 मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी अधिकांश स्टाफ और डॉक्टर संविदा पर है। कृषि और बागवानी की हालत भी बदहाल है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों में विकास के लिए कृषि और बागवानी को महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर बागवानी को पर्वतीय क्षेत्रों में गेम चेंजर माना जाता है, लेकिन इस सेक्टर के हाल भी संतोषजनक नहीं है। उत्तराखंड को 22 साल हो रहे और आज भी उत्तराखंड में हिमाचल और कश्मीर के सेब ही छाए रहते हैं। और तो और विभाग अब तक अपने क्षेत्रफल उत्पादक के विश्वसनीय आंकड़े भी जारी नहीं कर पाया। हाल में उद्यान निदेशालय ने सभी डीएचओ को पत्र लिखते हुए वर्तमान आंकड़ों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए थे। कोरोना काल में लॉकडाउन में सब कुछ थमने के बाद आबो हवा में जो सुधार देखने को मिला, उससे सबक लेकर दून हल्द्वानी में लोगों की जागरूकता एवं सिस्टम के प्रयासों से प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ। ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रपुर और काशीपुर में हालात नहीं सुधरे। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वर्ष 2026 तक वायुमंडल में प्रदूषणकारी कणों के स्तर में 40% तक कमी का नया लक्ष्य रखा गया है। 132 शहरों का सर्वेक्षण होगा। उत्तराखंड से इनमें ऋषिकेश, देहरादून और काशीपुर भी शामिल हैं। एनडी तिवारी सरकार के दौरान उत्तराखंड में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए सिडकुल की स्थापना की गई थी। हरिद्वार, देहरादून और यशनगर जिले में स्थापित सिडकुल के 5000 के करीब बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित हुए। इससे पहले उत्तराखंड में बड़े उद्योगों की संख्या 100 भी नहीं थी। तिवारी सरकार के दौरान राज्य भर में हुए औद्योगिक विकास की वजह से उत्तराखंड देश के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित हो पाया। हालांकि तिवारी सरकार के बाद औद्योगिक विकास की रफ्तार अपेक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ पाई। उत्तराखंड बनने के बाद सड़कों के विकास में तेजी आई। केंद्र और राज्य के सहयोग से बनी सड़कों की वजह से यातायात सुगम हो गया। बड़ा सवाल यह है कि जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनकी किसने सुनी? उन्होंने जो आंदोलन किया उसका कितना असर पड़ा? चारधाम यात्रा के साथ स्थानीय लोगों का सफर इन सड़कों से तो जरूर आसान हो गया, लेकिन गैंडसैंड जो मुद्दा राजधानी का बना हुआ है, उस पर अभी तक किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं आया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को राज्य का दर्जा मिला। तिवारी सरकार ने 2007 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रदेश में फिर बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। खंडूरी को प्रदेश की कमान सौंप दी गई। अगले चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई। कांग्रेस चुनाव जीतकर फिर से सत्ता में वापस आ गई। 2012 में फिर से कांग्रेस के विजय बहुगुणा सीएम बन गए। हरीश रावत को उत्तराखंड सरकार की कमान सौंपी गई। इसी दौरान प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 2017 में कांग्रेस प्रदेश में बुरी तरह से हार गई। बीजेपी 57 सीट के प्रचंड बहुमत से सत्ता पर आसीन हुई। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन अचानक उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दिया गया। फिर पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कमान दी गई। विवादित बयानों के चलते तीरथ की भी 3 महीने में छुट्टी हो गई। बीजेपी ने सबको हैरान करते हुए युवा नेता धामी को कमान सौंप दी। पहाड़ का पानी और जवानी रोकने के मकसद से बने उत्तराखंड में बीते 22 साल में 32 लाख से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। 2018 की उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में 1700 गांव ऐसे हैं जो वीरान हो चुके हैं। हमने अभी आपको बताया कि पलायन की क्या स्थिति है और पलायन को लेकर सिर्फ एक कमेटी बनाई गई है और वो भी अब दूर में जाकर बैठ गई है, जिसकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी गई है। तमाम सवाल खड़े होते हैं और हम आज इस चर्चा में हम यही जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड को बने 22 साल हो चुके हैं, तो इन 22 सालों में उत्तराखंड ने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है, किस तरीके से आगे उत्तराखंड प्रगति कर पाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आपको वैसे बता दें कि काफी बड़े बड़े फैसले लिए थे जो कि लोगों को चौंकाने वाले थे, जिसमें उन्होंने परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ही बनाया गया था। कई अहम फैसले उनके द्वारा लिए गए। यूसीसी को लेकर वो काम कर रहे हैं और तमाम चीजें धामी द्वारा की गई, तो कहीं ना कहीं लोगों को धामी से आस है। लेकिन गैंडसैंड राजधानी मुद्दा अभी भी बना हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों की कौन सुन रहा है? राज्य आंदोलनकारियों से क्या कभी पूछा जाता है कि उन्होंने जो आंदोलन किया उसमें उनकी क्या परिकल्पनाएं थी इस राज्य को लेकर? सिर्फ शहीद दिवस के दिन जाकर फूल चढ़ाना ही काम नहीं होता। जिम्मेदारियों को समझना या उनसे बातचीत करना भी एक जिम्मेदारी होती है, जो कि अभी तक किसी सरकार में नहीं की गई। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ सुनीता प्रकाश जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी है। पीसी थपलिया जी, वरिष्ठ प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज झानी जी, अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी गिड़ियाल जी, राज्य महिला आंदोलनकारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड राज्य के 22 साल पूरे हो चुके हैं।
मैं सबसे पहले थपलिया जी शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों में आप भी थे। आप बहुत करीब से आंदोलन को जानते हैं, आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं। ऐसे में 22 साल का हो चुका है उत्तराखंड, कितना अंतर अभी आप देख पा रहे हैं? अनम्यूट करें खुद को थपलिया जी। अनम्यूट ही है। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैंने कहा कि जब कभी भी इस विषय पे डिबेट होती है, चर्चाएं होती हैं, और 22 सालों से हर व्यक्ति का यही रहता है कि सपनों का उत्तराखंड नहीं बना। मतलब अभी भी, और मैं भी अगर यही बोलूंगा कि सपनों का उत्तराखंड नहीं बना, तो क्योंकि मैं इस शब्द से मेरे को एलर्जी हो गई है। क्योंकि दो तरह के उत्तराखंड है। एक उत्तराखंड कुछ लोगों के लिए स्वर्ग बन गया है, जो सत्तासीन दल रहे हैं, यानी हमारे नेताओं के लिए उत्तराखंड स्वर्ग बन गया है। जहां उत्तर प्रदेश में रहते हुए वहां लखनऊ में वे बाहर घूमते थे और उनका कोई नहीं जानता था, उनकी औकात बहुत छोटी होती थी। वही लोग बहुत बड़े नेता बनकर, अरबपति खरबपति बनकर, मतलब आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और उनको शिकस्त देना भी किसी माई के लाल बूते से बाहर है। 22 साल के अंदर यहाँ पे कई अधिकारी बेशुमार दौलत के मालिक बन गए हैं, वो भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए उत्तराखंड स्वर्ग है, लेकिन जब हम जनता की बात करते हैं तो जनता नंगी भूखी चौराहे पे खड़ी निराश होकर देख रही है कि कौन होगा जो उत्तराखंड को बचाएगा। क्योंकि उत्तराखंड आज पूरी तौर से उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बन चुका है। और जब मैं इन चीजों का आकलन करता हूं तो मैं पाता हूं कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी रही है, जिसने इसको ऐसा राज्य बनाया, बिना राजधानी का राज्य घोषित कर दिया, हमारी संपत्तियों को उत्तर प्रदेश के हवाले कर दिया। और जो आज जिस तरह की झूठी राजनीति को ये लोग प्रोपोगेट करते हैं, प्रचार करते हैं, उससे हम बहुत आहत होते हैं। क्योंकि इनका आज देखिए ना कि इतनी बड़ी आय हो गई है, लोग प्लान क्यों कर रहे हैं? फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार, ये क्यों नहीं मिल रहा है? अगर ये राज्य बहुत, और उसके बाद हमेशा ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है, ये क्या करते हैं आगे की कि साहब 2025 में, अब अभी क्यों नहीं? तुम 2025 में तुम क्या स्वर्ग बनाओगे इसको? इनका प्रधानमंत्री भी ऐसे ही बोलता रहा है कि 2022 में यहाँ के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। इनका मुख्यमंत्री भी ये बोलता था। आज 2022 गुजर गया, ना तो सबके पास मकान है, ना सबको आय दुगनी हुई है। तो ये झूठी राजनीति ने इस राज्य को बर्बादी के कगार में रख दिया है। और परिसंपत्तियों के मामले में मुख्यमंत्री झूठ बोलता है कि मैंने हल कर दिया। ये जो एक गेस्ट हाउस था हरिद्वार का, जो कई बार मतलब त्रिवेंद्र ने भी बोला मैंने हल कर दिया, दूसरे ने भी बोला मैंने हल कर दिया, और ये भी बोला कि मैंने हल कर दिया। और उस हल में जो हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश ने उसके एवज में एक नया गेस्ट हाउस। ठीक है थपलिया जी, मैं आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगी। मैं ये बता रहा हूँ कि सारी रात गुजर जाएगी मैडम, इन लोगों का आज दिन तक राजधानी नहीं मिली हमें। देखिए इनका अपराध, मतलब बहुत सारी समस्याएं हमारे आगे खड़ी हैं, और इसके लिए आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थपलिया जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड 22 साल का हो गया है, क्या मिला है क्या नहीं मिला है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बाबरी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एलके आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बड़ी राहत। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आडवाणी समेत 32 लोगों को बरी करने के खिलाफ याचिका खारिज। बता दें कि बाबरी मस्जिद केस मामले में कोर्ट ने सभी 32 लोगों को बड़ी राहत दी। बाबरी मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एलके आडवाणी समेत 32 आरोपियों को मिली बड़ी राहत।
लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। एलके आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। बरी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। और देवभूमि के दंगल में लगातार हम बात कर रहे हैं 22 साल और कितने कमाल। पीसी थपलियाल जी को हम सुन रहे थे और मैं आप सुनीता जी का रुख करना चाहूंगी। सुनीता प्रकाश जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? इन 22 साल में क्या कुछ हुआ? कि सबसे पहले तो मैं राज्य आंदोलनकारी शहीदों को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगी और प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी राज्य स्थापना दिवस पर। देखिए, आज उत्तराखंड 22 साल का हो गया, लेकिन आज उत्तराखंड की हालत जग की तरफ है। अब यदि हम आज, क्योंकि आज हमारे उत्तराखंड के शहीदों के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, उनकी तरफ से बात करना चाहूंगी। उनकी अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है सरकार को, तो सबसे पहले सुनीता जी आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। दर्शकों को बता देते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। 22 साल उत्तराखंड राज्य को बने हो गए हैं। 11 मुख्यमंत्री अभी तक उत्तराखंड को मिल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री पिछली सरकार में बदले थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीसरे मुख्यमंत्री थे और वो अभी तक मुख्यमंत्री हैं। एक मिथक था कि यहाँ पर कांग्रेस आती है, फिर भाजपा आती है, फिर कांग्रेस आती है, फिर भाजपा आती है। इस मिथक को तोड़ते हुए सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से काबिज हो गई। सुनीता जी अपनी बात को पूरा कर सकती हैं। सुनीता जी प्लीज कंटिन्यू। सुनीता जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी हाँ जी, सुन पा रही हूँ मैं। मैडम, मेरा ये कहना है कि यदि हम अपने आंदोलनकारी जो हमारे शहीद हुए हैं, उन सबको अगर हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो हमारी सरकार को जो है सबसे पहले जो है गैर सैन्य राजधानी बनानी चाहिए, एक ठोस भू कानून लाना चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए, एक लोकायुक्त आना चाहिए। ये मूलभूत सुख सुविधाएं जो हमारे पहाड़ के नागरिकों को, पहाड़ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सब मिलनी चाहिए। जिस दिन सरकार ये देने में ये दे देती है, तो उस दिन जो है सच में सरकार बधाई की पात्र होगी। नहीं तो ये हमारे जो है आंदोलनकारियों के साथ जो शहीद हुए हैं, उनके साथ में एक जो है धोखा है। नहीं तो आज अगर वो कहीं से देख रहे होंगे, वो भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने शहादत जिस उत्तराखंड के लिए दी थी, वो उत्तराखंड कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, इस 22 साल में मैं कांग्रेस की हूँ, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो हमारे शहीदों का जो सपना था, वो कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन क्योंकि अब हमारी धामी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो उनका ही कार्य बनता है कि वो हमारी जनता को गैर सैन्य राजधानी दे, ताकि हमारे शहीदों का सपना वो पूरा कर सके। क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस सरकार को हटाया गया है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक गैर सैन्य राजधानी भी एक मुद्दा रहा है कि जो सरकार नहीं दे पाई, इसीलिए भाजपा सरकार को जो ये मौका मिला है। तो बिना देर किए जो है अब जो है इनको गैर सैन्य राजधानी अगर ये कर देती है, तो हमारे जो शहीद हुए हैं उनको जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि हमारे उत्तराखंड के प्रदेश के लोगों की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से होगी। तो जो है इसमें जो है अब सरकार को बिना विलंब जल्दी से जल्दी इसमें कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि गरीब प्रदेश है, इतना वहन, 2 राजधानियों का वहन। आप देखिए कि कहते हैं भाजपा के हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हमने जो है स्थायी राजधानी बना दी है, गृह राजधानी बना दी है। ये इतना गरीब प्रदेश है, यहाँ 2 राजधानियों का बैंक खर्चा कैसे उठाया जाएगा? यहाँ पे आप जनता को सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और राजधानियों के लिए जो आप पैसा व्यर्थ कर रहे हैं। सबसे पहले अगर इन 22 सालों में किसी का अगर भला हुआ है, तो हमारे नेताओं का भला हुआ है, हमारे अधिकारियों का भला हुआ है और हमारे भू माफियाओं का भला हुआ है। ये 3 ही लोग इस उत्तराखंड में पनपे हैं। बाकी दूर दूर तक जो हमारे शहीदों का जो सपना था, आज भी वो अधूरा है और कोई भी सरकार उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो मैं ये कहना, आपने बहुत सारी योजनाएं गिनवाई, आपने बहुत सारे काम जो है धामी सरकार जी के बताए, लेकिन मेरी आपके चैनल के माध्यम से उनसे प्रार्थना होगी कि आप जल्द से जल्द गैर सैन्य राजधानी, एक सशक्त भू कानून, पलायन रोका जाए, इसके ऊपर हमारे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और जो पहाड़ की जनता है उसको मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। उस दिन जो है हमारे सुनीता जी, मैं वापस आऊंगी, मैं सबकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं वापस आऊंगी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर गैर सैन्य राजधानी अभी तक क्यों नहीं बन पाई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, कमलेश उनियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संगीता जी क्या कुछ कहना चाहती हैं? 22 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को।
आज 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन फिर मन में वही सवाल उठता है यशी जी कि 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम खुश हो या फिर दुखी हो, ये दो सवाल मन के आगे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि 22 वर्ष होना एक युवा हो जाना प्रदेश का, और जब एक प्रदेश युवा हो गया, आज भी वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बहुत दुख होता है। जिस तरह से शहीदों ने इस राज्य को बनाने के लिए आंदोलन किया, उन्होंने अपनी शहादत दी और उसके बाद हमें उत्तराखंड राज्य मिला। तो बहुत सारी एक परिकल्पनाएं थी कि हमारा राज्य जब अलग बनेगा तो ये ऐसा प्रदेश होगा, पर कोई भी परिकल्पना ऐसी नहीं दिखाई देती जो उत्तराखंड राज्य के लिए देखी गई हो और वो परिपूर्ण हुई हो। जिस तरह से आपने पलायन की बात की, तो 5 लाख से ज्यादा लोग जब छोड़ चुके हैं, और यशी जी 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो परमानेंट उत्तराखंड छोड़ चुके हैं, हम हमेशा के लिए उत्तराखंड छोड़ के जा चुके हैं। तो जो मैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी मानती हूँ कि उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता जो रही, हमने 22 वर्ष में लगातार देखा। अगर हम स्थिर रहते तो शायद 4 मुख्यमंत्री होते, पर हमने कितने मुख्यमंत्रियों को देखा। तो लगातार जो राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ा कारण रही जो उत्तराखंड को पीछे की ओर उसने ढकेला। और भ्रष्टाचार, दूसरा कारण भ्रष्टाचार, जिसने दीमक की तरह उत्तराखंड को खोखला किया। हम कहीं भी देखें तो चाहे यूकेएसएससी हो, विधानसभा भर्ती घोटाला हो, सहकारिता विभाग हो, हमें ऐसे अनेकों घोटाले इस उत्तराखंड में मिल जाएंगे कि अगर हम गिनाने बैठे तो समय कम पड़ जाएगा। तो ये 2 बहुत बड़े कारण रहे जिन्होंने उत्तराखंड को पीछे की ओर धकेला। तो पहले तो अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो जो बार बार हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार, तो जीरो टॉलरेंस की सरकार को कानून बनाना चाहिए, जिसके लिए उत्तराखंड बना। और खंडूरी जी ने जिसके लिए लोकायुक्त की मांग की, वो एक कानून लेकर के आना चाहिए, जिससे कि उत्तराखंड में जब भ्रष्टाचार पर नकेल लगेगी तभी इसका विकास होगा। दूसरी चीज, जो राजनीतिक अस्थिरता है वो अब आगे ना हो, हम ऐसी कामना करते हैं कि अब सब कुछ ऑल इज वेल की स्थिति में रहे। और देखिए यशी जी, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, आज भी सड़कें कितनी भी बनी हैं, लेकिन आज भी जो रिमोट एरियाज हैं वो सड़कों से महरूम हैं। केवल अल्मोड़ा जिले में ही 400 गांव ऐसे हैं जहां अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं। तो सोचिए, एक जिले के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और चंपावत में मैं रोजगार की बात करूं तो जहां 1 दशक पहले मात्र 5000 युवा बेरोजगार पंजीकृत होते थे, आज वो संख्या 25,000 पहुंच चुकी है। तो हर जिले के हालात जो है वो जितने सुधरने चाहिए थे वो नहीं सुधरे हैं। तो 22 साल में जो एक उत्तराखंड की परिकल्पना थी, हमने देखा था पढ़ाई, कमाई, दवाई, ये 3 जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन ना उत्तराखंड में पढ़ाई के क्षेत्र में विकास हुआ, ना कमाई के क्षेत्र में विकास हुआ, और ना ही दवाई के क्षेत्र में विकास हुआ। क्योंकि आज भी जो स्थिति मेडिकल के क्षेत्र में होनी चाहिए थी वो अस्पतालों की नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में दिखाना पड़ता है। यहाँ के मंत्री तक खुद अपना इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं। तो क्या स्थिति है उत्तराखंड? ठीक है संगीता जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, अरुण जी, मनोज जी और कमलेश जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जॉल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है, हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद
आनंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। कॉलेज प्रबंधन का शातिर पैतरा, छात्रों पर कैंपस बदलने का दबाव। बाहर नहीं जाना, यहीं पढ़ना है सीआरपीजी में। इसलिए जो हम लोग कहते हैं कि ठीक है हम लोग को वहाँ रुक जाने का, आप जाके खुद एक बार कॉलेज देखे को लग रही है कॉलेज है। लखनऊ के शिया कॉलेज की धमकी, उलझन में छात्र। कोई फैसिलिटी नहीं है, अगर पहले करके बैठो वहाँ पे, सीट्स भी इतनी गंदी हो। ए ग्रेड स्कूल की सी ग्रेड करतूत देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर शाम 6 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 22 साल कितने कमाल, और चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 22 साल हो चुके हैं। उस 22 सालों में उत्तराखंड ने कितनी प्रगति की है, क्या क्या काम होने बाकी हैं, किस ओर अग्रसर है ये उत्तराखंड राज्य, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कमलेश जी जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज भी हम बात कर रहे हैं और मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि 22 सालों में हमें 11 मुख्यमंत्री तो मिल गए हैं, लेकिन हमें एक राजधानी नहीं मिल पाई, हम पलायन नहीं रोक पाए। पहाड़ की जवानी और पानी का इस्तेमाल करने की बात कही जाती है तो वो इस्तेमाल हो जरूर रही है, लेकिन पहाड़ के लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो आप सभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको 22वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम तो ये कहेंगे कि ये जो नया राज्य मिला है काफी संघर्ष के बाद मिला है, और इस राज्य के मिलने में सबसे बड़ा आज जो हमारी मातृ शक्ति, युवा शक्ति और उसके अलावा जितने आंदोलनकारी जो शहीद हैं उनके बदौलत हमको ये राज्य मिला है। और हम तो ये आज इसको एक पूरे प्रदेश में स्थापना दिवस के रूप में हर स्तर पे, मंडलों के स्तर पे हमारे कार्यकर्ता और संगठन के दृष्टिकोण से मना रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की एक अहम भूमिका रही है राज्य निर्माण के तहत। आपने देखा हो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब केंद्र में सरकार आई थी तो हमारे कमिटमेंट था कि हम राज्य का निर्माण बनाएंगे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुख्य प्रधानमंत्री बनने के उपरांत ही नए राज्य का निर्माण हुआ है, और उसी अटल जी ने अगर वो राज्य बनाया है तो उसको आज संवारने का भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, वो आज पूरा कर रही है और अपने कमिटमेंट के साथ वो कार्य कर रही है। और इसमें चाहे हम किसी भी सेक्टर में, अगर कई हम वक्ता भी हमारे बीच में बता रहे थे कि ये निरंतर अगर सकारात्मक एक पॉजिटिव मानसिकता के हिसाब से अगर सोचा जाए तो कई ऐसी चीजें हैं जो अगर 22 सालों के हम बीच में देखते हैं तो चाहे वो किसी की भी सरकार हो, क्रमवत अपने हिसाब से अच्छा कार्य किया है। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि जहां पर
अगर हम भारतीय जनता पार्टी की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, चाहे 17 से और 22 के 2 चुनाव की बात करते हैं, इसी क्रम में देख करके ही आज एक प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और जो हमने अपने मैनिफेस्टो में या जो हमारा कमिटमेंट है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, तो जो भी सेक्टर है, चाहे सड़क परिवहन के क्षेत्र में हो। ठीक है कमलेश जी, देखिए ये सारी बातें ठीक बातें, ये हम मान भी लेते चले, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। आप मुझे गैंड साइड का बताइए ना कि ये राजधानी क्यों नहीं बन पा रही है। आप ये तो बताइए कि आखिर कहाँ समस्याएं आ रही हैं, क्यों 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को एक राजधानी नहीं मिल पा रही है, हम क्यों 2-2 राजधानियों का इतना वहन कर रहे हैं, चीजें क्यों वहन करनी पड़ रही है भाई। जैसे कि अभी सुनीता जी कह रही थी कि हम इतने गरीब प्रदेश है, उसके बावजूद भी हमारे पास इतना पैसा है कि हम 2-2 राजधानियों में उसमें वहां पर बर्बाद कर रहे हैं। अरे एक राजधानी बनाइए, काम खत्म करिए, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ आ रही है? मैं जवाब देता हूँ बात पे। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसी कई चीजें हैं जिनके नियत कार्य चल रहा है। अगर हम लोग कुछ कार्य हुए हैं, कुछ कार्य करने जा रहे हैं, चाहे सशक्त भू कानून की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे जो कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया था, तो उसके हिसाब से हमारी समिति ने ड्राफ्ट तैयार करके आज उस पे चर्चा हो रही है और वो जल्दी लागू होने वाला है। उसके अलावा अगर हम समान नागरिकता के कानून की बात करते हैं, तो हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट किया था उसके हिसाब से उस पर भी कार्य चल रहा है। जहां तक हम लोग स्वरोजगार के ऊपर, कई हमारे वक्ता बोल रहे थे, स्वरोजगार के ऊपर हमारी कई ऐसी योजनाएं, अगर पर्वतीय क्षेत्र में देखा जाए तो और मैदानी क्षेत्रों की तुलना में देखा जाए तो दोनों क्षेत्रों में युवाओं को आज, क्योंकि आज परिवेश चेंज हो गया है, हर कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करना चाह रहा है। आज की स्थिति के हिसाब से आप प्रत्येक युवा कहीं ना कहीं अपना एक रोजगार ढूंढना चाह रहा है, उसको उस जगह कैसे अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, इसके लिए 35% सब्सिडी पहाड़ी क्षेत्रों में और 25 से 30% सब्सिडी मैदानी क्षेत्रों में, चाहे उसमें होम स्टे योजना हो, चाहे आपकी वैकल्पिक ऊर्जा योजना हो, पशु पालन योजना हो, मत्स्य पालन योजना हो, ऐसे कई सेक्टरों में काम कर रही है हमारी सरकार। उसके अलावा आप ये देखें, हम 4 धाम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 4 धाम के अंतर्गत बद्री, केदारनाथ, गंगोत्री में जो 4 लाइन का हमारा काम चल रहा है, उसमें आज वो दिख रहा है। जो जिस समय आप विश्वास नहीं करते हो, आप नेपाली फार्म से देहरादून जाने में 2 घंटे लगते थे, आज वो 28 से 27 मिनट में कवर हो रहा है। उसके अलावा आप श्रीनगर से, चाहे आप ऋषिकेश की बात करते हैं या आप कोई से भी राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं, तो पहले की स्थिति के हिसाब से आज की स्थिति, और सबसे बड़ी जो देन है, जो हमारी कर्णप्रयाग रेल यात्रा है, ये कल्पना से बाहर था। आप मेरे प्रवक्ता कह रहे कि हमने 22 साल में क्या करा, हम तो ये हो गए, नेताओं ने, ठीक है, जो वो भी एक विषय है, लेकिन आप किसी सकारात्मक सोच से अगर देखा जाए, क्या कर्णप्रयाग जो रेल मार्ग है, क्या एक विकास का एक आयाम नहीं खड़ा किया हमारी केंद्र सरकार और डबल इंजन की? कमलेश जी ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास, क्योंकि मेरे प्रश्न का जवाब आप नहीं दे रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और मैं उपलब्धियां ऑलरेडी आपकी बता चुकी हूँ। मुझे अब सिर्फ उन सवालों के जवाब चाहिए जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। कमलेश जी आप प्लीज रुक जाइएगा। मनोज ध्यानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर ये जो गैंडसैंड राजधानी नहीं बन पा रही है, पलायन नहीं रुक पा रहा है, जो अन्य समस्याएं हैं, इनका निस्तारण किस तरीके से होगा? और सबसे मेन फोकस जिस वक्त है वो राजधानी बनाने पर है, ठीक है, क्योंकि 22 साल हो गए, कम से कम उत्तराखंड हमारा एक राजधानी तो डिजर्व करता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो सबको राज्य स्थापना दिवस की बधाई देना चाहता हूँ जी। और उसके साथ साथ मैं सबसे पहले आपने जो कमेंट्री प्रारंभ में की थी इस डिबेट से पहले जी, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ इस चैनल को, इतनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती से और उन चीजों को छुआ जो उत्तराखंड का दर्द है उसको आपने उकेर कर रख दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जिसको शायद हल्के तरीके से थोड़ा सा माननीय थपलियाल जी ने छुआ था, वो ये है कि उत्तराखंड तो हुआ 9 नवंबर 2000 को, लेकिन राज्य बनाने के दौरान जो कवायद चली गई, जैसे अकालियों को बहुत रिझाने के लिए उधम सिंह नगर में उत्तराखंड के जो भू कानून है उसको हल्का कर दिया गया, उनको ये एक इनडायरेक्ट एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी गई कि अकाली दल का एक प्रतिनिधित्व उत्तराखंड की विधानसभा में होगा और होता है।
मनोज धानी जी का शायद कुछ नेटवर्क इश्यू है ना, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी माफ कीजिएगा, बहुत देरी से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन इस पूरी डिबेट में आपने यहाँ पर सबको सुन लिया और मैं आपसे यहाँ पर जानना समझना चाहूंगी, तमाम चीजें हैं, तमाम अगर चीजें हो भी रही हैं तो कुछ चीजें हैं जो नहीं हो रही हैं। भू कानून अगर बनने वाला है, बेसब्री से इंतजार है, अब तक बहुत सशक्त भू कानून बन जाना चाहिए था लेकिन नहीं बना, अब बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पलायन के लिए कमेटी गठित की गई, वो कमेटी कहाँ है वो भगवान भरोसे है, पता नहीं वो पलायन कमेटी किधर है। पलायन तेजी से हो रहा है। उसके बाद गैरसैंण राजधानी बननी थी, अभी तक नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई ये अभी इसका जवाब कमलेश जी दे नहीं पा रहे हैं। उपलब्धियां हुई लेकिन जो कमियां खामियां हैं उन पर नजर बनाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हो रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं हुआ और होना चाहिए था ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े करता है कि 22 साल में आखिर उत्तराखंड को क्या मिला। और ये राज्य आंदोलनकारी, इनकी जो परिकल्पना थी, क्या किसी भी सरकार ने आकर इन राज्य आंदोलनकारियों से पूछा है कि भैया आपकी क्या परिकल्पना थी, क्या आप चाहते थे? केवल शहीद दिवस पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर देने से काम नहीं चलता है। अरुण जी, अरुण जी मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज हम तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। अनम्यूट कर। अरुण जी प्लीज अनम्यूट करें खुद को। यशी जी आ रही है? जी 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 प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं, विद्वान हैं जी, और लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में भी हैं और अध्ययन भी कर रहे हैं जी। देखिए 5 विधानसभा चुनाव इस राज्य में हो चुके हैं जी। 5 विधानसभा चुनाव में कितने मुख्यमंत्री बने? 11। उसकी बात छोड़ दीजिए, केवल एक मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया जी। क्यों कर पाया? अपने कद की वजह से, क्योंकि एक जमाने में हिंदुस्तान के अंदर उनको प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर देखा जाता था। एक बात। दूसरी चीज, किसी भी राज्य के लिए 5 बेसिक चीजें होती है, आधारभूत चीजें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। अब जितने पैनलिस्ट बैठे हैं वो कृपया इन 5 चीजों के बारे में खुद सोच ले कि जब राज्य बना था तब हम कहां थे और आज हम कहां हैं। राज्य बनने के बाद कितनी सड़कें बनी है, कितने घरों में बिजली पहुंची है, कितने घरों में पानी पहुंचा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम, अगर खपलियार जी बैठे हैं या मनोज बैठे हैं, तमाम पुराने लोग बैठे हैं, हमारे पास एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता था, हिमालय इंस्टीट्यूट। आज कितने हैं? 3 तो सरकारी है, दून मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। उसके बाद गुरु राम राय, सुभारती, ये और अब ग्रेफिकेरा आने वाला है। ये तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आने वाले। तो दूसरी चीज, सड़कों की स्थिति क्या है? क्या पहले हम इतनी जल्दी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जा पाते थे या देहरादून से दिल्ली जा पाते थे? नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर जो कमियां हैं उनको इंगित करना चाहिए, लेकिन जो काम हुए हैं उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं एक पत्रकार विश्लेषक बोल रहा हूँ। हम क्या करते हैं कि अगर हम विरोध में हैं, विपक्षी दल में हैं, तो हम उसी चश्मे से सारी चीजों को देखते हैं। मुझे कांग्रेस प्रवक्ता की चीजें अच्छी लगी कि मैं कांग्रेस में हूँ, उसके बावजूद मैं कह रही हूँ कि राजधानी पे निर्णय होना चाहिए। मैडम, मैं उस सत्र का गवाह हूँ जिस सत्र में गैरसैंण में तमाम लोगों ने, मदन कौशिक ने प्रस्ताव दिया था स्थायी राजधानी का। मदन कौशिक विपक्ष में थे और सरकार आपकी थी, हरीश रावत की थी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पूछा तो उन्होंने कहा, ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमें अगली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हम स्थायी राजधानी का निर्णय ले लेंगे। तो क्या तब आपकी सरकार नहीं थी? देखिए कि केवल जनभावनाओं से खेलना हुआ, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। बिल्कुल। ये आज तक राजधानी के सवाल पर जनभावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। किसी ने भी कोई ठोस निर्णय लिया, लेकिन इस चीज की बधाई भी देनी चाहिए आपको कि जो उत्तर प्रदेश की कौशिक समिति ने जिस गैरसैंण को राजधानी की बात की थी, कम से कम कांग्रेस की सरकार आई थी 2007 में, विजय बघेल ने पहली कैबिनेट मीटिंग वहां करवाई। उसके बाद
तमाम सत्र वहां हुए हैं, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। और हमारे यहाँ आप थपलियाल जी बैठे हैं, मैं क्षेत्रीय पार्टी की बुराई नहीं करना चाहता था, लेकिन थपलियाल जी आपकी पार्टी का तो इतिहास ही सरकार कर रहा है। आप लगा लीजिए, हरीश रावत की सरकार में कौन केंद्रीय मंत्री था, विजय बहुगुणा की सरकार में कौन मंत्री था, और नरेंद्र तिवारी की सरकार में आपके यहां से कौन मंत्री था, और हरीश रावत सरकार में यूकेडी के एकमात्र विधायक जो मंत्री थे, उन्होंने तो यूकेडी का नाम लेना छोड़ दिया था। आज वो भाजपा में शामिल हो गए, इससे पहले निर्दलीय हैसियत से थे। तो कम से कम अपने गिरेबान में भी झांक के देख लेना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। हम दूसरे की कमीज तो गंदी बता रहे हैं, अपनी कमीज ज्यादा सफेद बता रहे हैं, लेकिन अपनी कमीज को सफेद बताने से पहले गिरेबान में झांक लेना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी। आपने बीजेपी का एक रिकॉर्ड रहा है, पहली अंतरिम सरकार 1 साल 11 महीने में मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार 5 साल में 1 मुख्यमंत्री, फिर बीजेपी की सरकार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, फिर कांग्रेस की सरकार 5 साल में 2 मुख्यमंत्री, और तीसरी बार हरीश रावत के समय पे तो राष्ट्रपति शासन लग ही गया था अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय ना लेता। और फिर 3 मुख्यमंत्री पिछली सरकार में आपने देख लिए। इस बार तो अभी 1 साल नहीं हुआ, मार्च में होने दीजिए, जिस दिन शपथ ली थी तब तक पता लगेगा कि यहाँ भी एक ही रहता है कि यहाँ भी डबल हो जाते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है यसी जी, कोई बड़ी बात नहीं है। इस राज्य में कांग्रेस और भाजपा की ये प्रयोगशाला रही। अरुण जी, ये विडंबना है इस राज्य की, और मुझे लगता है क्योंकि मैं कभी कभी जब इस राज्य के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देवभूमि का दंगल करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ अब उत्तराखंड से, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है उत्तराखंड के बारे में बात करना या उत्तराखंड की चीजों के बारे में बात करना, जो कमियां खामियां उन पर बात करना। लेकिन जब मुख्यमंत्री बदलने की बात आती है तो मेरा सच में खून खौल उठता है, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं थी। आपको अपनी नियत और मंशा बदल देंगे। अगर आप जनभावना के साथ काम करेंगे, एक अच्छी भावना के साथ काम करेंगे, तो शायद आपको मुख्यमंत्री नहीं बदलने पड़ेंगे। आप काम पर फोकस करिए, लेकिन पूरा फोकस रहता है अगले चुनाव में वोट बैंक को बढ़ाने का। 2024 पे फोकस होने लग जाएगा, शुरू हो गया है वो। तो कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत अंदर से खराब लगता है, और मुझे लगता है उन लोगों को भी लगता है जो इस राज्य आंदोलन में जुड़े थे, जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उन्हें भी ये टीस उनके मन में उठती है। देखिए यसी जी, राज्य आंदोलनकारी मैं भी रहा हूं जी, लेकिन मैंने कभी उस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया। और मेरी माताजी को पिछले महीने राज्य आंदोलनकारी घोषित किया गया, क्योंकि 2 अक्टूबर 94 को राज्य कर्मचारी और शिक्षकों की जो दिल्ली में रैली हुई थी, उसमें उनका हाथ टूट गया था वोट क्रम में। तो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। मुझे इस राज्य आंदोलन के नाम पे न पेंशन चाहिए न वेतन चाहिए। वो जनभावना थी, उस जनभावना के तहत तमाम लोग आंदोलन में कूदे थे। तो बाद में अलग स्थिति हुई कि कुछ लोग सर्टिफिकेट और नौकरी की चाह में लग गए, उससे भी कोई बुराई नहीं है। उन्होंने काम किया, उसका उनको प्रतिफल अलग अलग सरकारों में मिला। ठीक है अरुण जी, अरुण जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। मनोज ध्यानी जी अपनी बात को पूरा कर ले प्लीज। मनोज ध्यानी जी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि उत्तराखंड राज्य बनाने के दौरान जो बेईमानियां हुई जी, वो बहुत भारी पड़ रही हैं राज्य को जी। हरिद्वार जनपद कभी उत्तराखंड के लोगों ने नहीं मांगा था। जरूर ये था कि उत्तराखंड हिमालय का जो फुटिल एरिया है, जिसे पाक क्षेत्र बोला जाता है, वो उत्तराखंड में सम्मिलित हो 30 किलोमीटर तक, जिसके अंदर कुंभ क्षेत्र आता हो जी। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति ने ये जो जॉर्ज फर्नांडिस कमेटी थी और उसके बाद जो खेल खेले गए उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों को प्रतिनिधित्व कमजोर करने के लिए, और जिस तरीके से हरिद्वार मिलाया, और बाद में परिसीमन, किसी राज्य के भीतर ऐसा नहीं हुआ होगा कि 2000 में राज्य बना और 5 साल के भीतर उसका परिसीमन कर दिया गया हो। भारत में जो छलावा उत्तराखंड के साथ हुआ है वो बहुत ही घातक मैं देख रहा हूं कि राज्य के साथ हो रहा है। उत्तराखंड की जो पहली असेंबली बनी थी वो चुनी गई असेंबली नहीं थी, और मैं तमाम पैनलिस्ट हैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं
जो हमारी पहली असेंबली से बने हुए 2 मुख्यमंत्री थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर थे, यानी इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे। और उनके 2 साल के राज के दौरान सिर्फ अभिनंदनों के कार्यक्रम हुए। राज्य के लिए जो ठोस नीतिगत प्रवाह होना चाहिए था वो निर्मित नहीं हुआ, नीतिगत विषय नहीं हुए। और उस दौरान पे दलाल किस्म की राजनीति, प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट के इश्यूज इतने ज्यादा उभर कर आ गए कि उत्तराखंड की राज्य के अवधारणा के प्रश्न धीमे धीमे कुचल दिए गए। जो राजधानी का विषय था उसके लिए जो दीक्षित आयोग बनाया गया, उस दीक्षित आयोग के सामने जो प्रतिवेदन रखे गए, अगर आप उनका अध्ययन करेंगे और दीक्षित आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे राजधानी के विषय पे, तो दीक्षित आयोग मात्र एक जो रिसर्च करने वाली लड़की है, उसका वो कौन है, क्या है, उसके बारे में ना मैंने बाद में सुना ना उससे पहले सुना था। अगर बहुत बड़ी रिसर्च वाली होती तो आज भी वो उत्तराखंड पे रिसर्च कर रही होती, लेकिन उसका संज्ञान लेकर कह दिया कि उत्तराखंड के लोग, जो अधिकतर जनता है वो गैरसैंण को नहीं चाहती है। कहां से ये सारी की सारी चालाकियां होती रही, कौन साहब थे दीक्षित साहब? मैं जो देख रहा हूं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान जो धोखा रामपुर रहा, गोलीकांड या वहां के बलात्कार या मोलेस्टेशन की शिकार की महिलाएं थी, उनको जो न्याय नहीं मिला आज तक, जो श्रीयन टापू कांड का बीपी सिंह जांच आयोग वो पता नहीं कहां चले गई है, कोई न्याय नहीं मिला, ना खटीमा ना मसूरी में मिला, ना बाटा घाट में मिला। मानव अधिकार आयोग पता नहीं कहां गुम हो गए, सीबीआई कहां चली गई। ये तमाम जो विषय हैं उत्तराखंड के लोगों के साथ बड़े घातक सिद्ध हुए हैं। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड पे एक भी राजनीतिक दल में, और मैं नहीं समझता कि पुष्कर सिंह धामी इतने मजबूत या हरीश रावत या विजय बहुगुणा या कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो इतने मजबूत होंगे कि इन विषयों पे बहुत गंभीरता से कर लें, क्योंकि जो ताकतें निर्णय ले रही मनोज जानी जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, चूंकि हमारे पास ताकतें हैं जी वक्त की चूंकि बहुत कमी भी है। मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि राज्य महिला आंदोलनकारी हैं। मीनाक्षी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। जिस तरीके से 22 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को, क्या खोया, क्या पाया, क्या कमियां खामियां नजर आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 22 वर्षों से हम लोग शुभकामना ही दे रहे हैं। क्योंकि अगर पीछे देखा जाए तो जो आज इस राज्य को जो अवधारणा थी, मूल अवधारणा थी इस राज्य को बनाने की, वो सवाल आज भी जस के तस हैं। हम आज भी हमारे पास जल, जंगल, जमीन पे अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सारे पैनलिस्ट पहले ही बोल चुके होंगे, क्योंकि ये सब चीजें सामने हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे रोजगार पे डाका पड़ रहा है, हमारी महिलाएं जो है उनपे अत्याचार हो रहे हैं, बर्बरताएं हो रही हैं, हमारे पहाड़ी राज्य से पलायन हो रहा है। तो बधाई आखिर मैं किसको दूं इस राज्य बनने की? क्योंकि ये जो राज्य बनाया गया था वो यहाँ के मूल निवासियों के लिए बनाया गया था, पहाड़ियों के लिए ये राज्य बनाया गया था। लेकिन आज इस राज्य में पहाड़ियों की जनसंख्या कम है और बाहर से आए हुए लोगों की संख्या ज्यादा हो चुकी है। चाहे हम बात करें कि यहाँ पे एम्स बना हो, एम्स का इस पहाड़ कोई फायदा नहीं हो रहा है। चाहे वो सिडकुल हो, इस पहाड़ी राज्य को उस सिडकुल का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो जिस अवधारणा से ये राज्य बना था, जिन लोगों के लिए राज्य बना था, आज वो सारे लोग हाशिए पर हैं। और बहुत ही दुखद है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां कभी इस राज्य के विरोध में हुआ करती थी, इस राज्य को कभी बनने नहीं देना चाहती थी, आज वही राष्ट्रीय पार्टियां तिलक लगा के राज्य स्थापना दिवस की एक दूसरे को बधाई दे रही हैं। तो सोचिए कि कितना दुखद है, ये राज्य जिन लोगों के लिए बना था आज उन लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ है। जी पीसी थपेलिया जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को प्लीज पूरा करिएगा। देखिए, इस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो कहने के लिए उत्तराखंड एक इंटेलेक्चुअल स्टेट माना जाता है, बहुत ही ऐसे लोग यहाँ इस धरती ने दिए हैं जिनका बड़ा विजन रहा है। 5 मुख्यमंत्री हमने उत्तर प्रदेश को दिए हैं। आज भी बाबा जो वहां पे हैं हमारे आदित्यनाथ जी, वो भी उत्तराखंड से हैं।
लेकिन उत्तराखंड में जो प्रचंड भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, ये छांट के ऐसे नेता देती है हमारे पास जिनका कोई विजन नहीं होता। और जो आज ये बोल रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल ने यहाँ पे ताकत नहीं, हमने इस सरकारों को स्टेबल करने के लिए कंधे दिए हैं हम, क्योंकि 2017 तक यहाँ पे सरकारें डामाडोल होती थी, यहाँ पे 34 से 36 का आंकड़ा होता था कांग्रेस और भाजपा का। पहली बार 2017 में त्रिवेंद्र सरकार को और अब धामी सरकार को बहुमत मिला हुआ है। उससे पहले बहुमत के लिए ये हमारी मदद चाहते थे और हम लोगों ने जब कंधा दिया तो हम पे लोगों ने उंगली उठानी शुरू की। हम कभी डिसाइडिंग फैक्टर में नहीं थे, हम कभी ड्राइविंग सीट पे नहीं थे। उत्तराखंड के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस राज्य को गिरवी रख दिया है अपने दिल्ली के मठाधीशों के हाथ में। ये लोग उनके चीफ मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आज उत्तराखंड खोखला हो चुका है, खोखला। आज जल जमीन और जंगल की बात जो आज मीनाक्षी घिडियाल जी ने कही है, वास्तव में जो संसाधन हमारे हाथ में आने चाहिए थे वो दिए ही नहीं इन्होंने। संसाधन विहीन उत्तराखंड आज चौराहे पे अंधकार में खड़ा हो रखा है और लोग कह रहे हैं कि चौड़ी सड़कें बन गई हैं। अरे उन चौड़ी सड़कों में हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही जब इतने बड़े बड़े बैरियर खड़े हो रखे हैं, बड़े बड़े अमीरों के, इनके दलालों के। उन्होंने हमारा चलना फिरना ही मुसीबत कर दिया है। किस तरह की सड़कें ये हमें दे रहे हैं महंगी, कि आज दिल्ली से देहरादून आने के लिए 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है बैरियर्स पे। इन लोगों ने लूट लिया है, लूट। पेट्रोल का कीमत देखिए, डीजल की कीमत देखिए, गाड़ियों की कीमत देखिए, अनाज का किस तरह से महंगाई बढ़ा दी है। और पहाड़ का बच्चा आज गांव से बाहर नहीं निकल पा रहा है, बकरियां चराने के लिए मजबूर हो चुका है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी की बात करने वाले इन ठगों को इस उत्तराखंड की धरती से खदेड़ना पड़ेगा, ये हमारा मानना है। नहीं तो ये उत्तराखंड पूरी रूप से लूट लिया गया है। सब झूठे धोखेबाज हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी थप्पड़लाल जी आपके पास। सुनीता प्रकाश जी, अनम्यूट करें प्लीज खुद को। मैं कहना चाहती हूँ कि आज राज्य स्थापना का दिन है और मैं शहीदों की जो धारणा थी, जो सपने थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कि हरी सरकार जी ने क्या किया या किसने क्या किया, जो उनके सपने थे, जिन्होंने शहादत दी है, जो कुर्बान हुए हैं जब राज्य आपकी सरकार थी। देखिए सुनीता प्रकाश जी, आप कितना भी ये कह लें कि ठीक है मैं आज कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर कि आप बात एक सेकेंड आपकी फिलहाल ये कहने से काम नहीं चलेगा ना सुनीता प्रकाश जी। देखिए जब आप सत्ता में पहले ये बात आम आदमी पार्टी कहती है तो समझ में आता है, लेकिन अगर कांग्रेस इस तरीके की बात कहती है तो नहीं समझ आता। नहीं सुनीता जी, मैंने मेरी बात सुन लीजिए प्लीज कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ये तो सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी जितनी दोषी है उतनी कांग्रेस भी दोषी है। और अगर आज कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस की तरफ से कोई भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाता है तो उनको अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि जब उनके पास सत्ता थी तो उन्होंने इस देश का, राज्य का क्या हाल किया। सुनीता जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं सिर्फ जो उनका सपना था वो पूरा नहीं हुआ इन 22 सालों में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उन्होंने साथ दी है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। कहाँ है हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। भू कानून हमारी आज जो है, भू माफियाओं ने इतना शिकंजा कस लिया उत्तराखंड में कि हमारी जमीन किस तरह से बिक रही है। भू कानून तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला और काफी सशक्त होगा इस बार का, हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जल्दी से वो आए ना मैम, जल्दी से आए वो। बच्चों को आप देखिए सरकार जी पे सरकार चल रही है, कब आप जो है रोजगार के साधन सर्जित करेंगे कि जो लोगों को जो है कर्ज पे सरकार चलना कोई अच्छी बात है क्या बताइए। कर्ज पे सरकार चलती है, आप क्यों नहीं सर्जित करते हैं कोई रोजगार के साधन। आप कुछ लोगों के लिए रोजगार लेके आइए ना मैम। मेरा ये है कि जिस अवधारणा से, जिस धारणा से हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए हैं, उनका जो सपना था वो पूरा अभी तक नहीं हुआ 22 साल में। और अब क्योंकि 6 साल से मेरे ख्याल से भाजपा सरकार है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके सपनों को पूरा करे। मेरा आपसे यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कि जल्द से जल्द उनको कम से कम एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। गैर संविधान राजधानी बने, भू कानून आए, लोकायुक्त क्यों नहीं बन रहा है मैम? आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा। ठीक है संगीता जी, बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा करिए, वक्त की चूंकि कमी है। ठीक है सुनीता प्रकाश जी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। संगीता जी। यश जी, देवभूमि उत्तराखंड संसाधनों से भरपूर राज्य है जी। और जो इसकी परिकल्पना को लेकर इस राज्य का गठन हुआ, दो भी सरकारें नहीं, दोषी दोनों हैं, क्योंकि इन दोनों सरकारों ने 22 वर्षों में उत्तराखंड में
राज किया है। अब जो भी सरकार इस समय है उस वर्तमान में उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आने वाली भविष्य की सरकारों को भी, क्योंकि एक दूसरे पर दोषारोपण इन दोनों सरकारों ने बहुत कर लिया और 22 वर्ष के उत्तराखंड को कुछ नहीं दिया जो जितना उसे मिलना चाहिए था। और अभी अरुण जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, तो मैं एक आंकड़ा जरूर रखूंगी कि अल्मोड़ा जिले में जब 22 वर्ष पहले 1470 स्कूल थे और आज 1263 रह गए, तो 207 स्कूल वहां के बंद हो चुके हैं जो 22 वर्ष पहले थे और आज बंद हो चुके हैं। तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि सरकारी स्कूल जो ज्यादा होने चाहिए थे वो लगातार उत्तराखंड में बंद होते जा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या काम किया ये इससे साफ दिखाई देता है। तो जो उत्तराखंड का राज्य है, मैंने कहा कि संसाधनों से भरपूर है, तो सरकारें यहाँ के संसाधनों के बारे में सोचे और उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी यही रहे, पलायन ना हो, इस पर काम किया जाए और एक स्थायी राजधानी उत्तराखंड को जरूर दी जाए। ठीक है संगीता जी, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई उत्तराखंड राज्य के गठन की। और धामी सरकार यहाँ पर इस वक्त सत्ता में काबिज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 22 साल हो गए हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो उत्तराखंड में अभी तक नहीं हुई हैं और लोग मुंह बाय सरकार की तरफ देख रहे हैं कि शायद उनको उनकी राजधानी मिल पाएगी, शायद पलायन रुक जाएगा, शायद भू कानून बन पाएगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर जनता सरकार की तरफ मुंह देख रही है। सरकार इस ओर काम कर रही है, बहुत सारी उपलब्धियां भी हुई हैं, सड़क बनाई गई है सरकार द्वारा, लोगों के घर तक बिजली पानी पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें अभी भी सरकार को सही ठीक तरीके से जनता तक पहुंचाना है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।